इमरान खान साहब ने नैब तरामीम केस में वो पेश हुए, बड़े अच्छे माहौल में पेश हुए, जैसे काजी फ़ैसल साहब मौजूद थे। उसके बाद भी उनकी तरफ से कोई एतराज़ नहीं किया गया, जैसे काजी फ़ैसल साहब पर। सलमान अकबर राजा साहब हों, फैसल सिद्दीकी साहब हों, अली ज़फ़र साहब हों, आपके वकला ने कोई एतराज़ नहीं किया नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के अलावा। और उसमें भी आपने देखा कि जब एतराज़ हुआ तो क्या हुआ। आज अचानक इमरान खान साहब को क्या किसी ने कन्विंस किया है इस बात पर, किसी वकील ने, आप लोगों ने, कि जी वो एतराज़ कर दें उसी केस में जिसमें वो पेश हुए थे, उसका जवाब जमा कराते हुए, जैसे काजी फ़ैसल साहब पर, कि आप मेरे केसेस में ना पेश हुआ करें हमारे केसेस में? देखिए जी, ये जो जिस जजमेंट का जिक्र किया गया है आज के रिटन सबमिशंस के अंदर, ये जजमेंट तो जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे ये उस वक्त किया, और मेजॉरिटी जजमेंट है 5 जजों की जानिब से ये ऑर्डर था, तो ये ऑर्डर तो पहले से मौजूद है। अब रहा सवाल कि किस स्टेज के ऊपर खान साहब ने बात की। उस वक्त खान साहब ज़ाहिर है एक गुड फेथ के अंदर हम पेश होते रहे और वो सारा कुछ हुआ है, लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि 12 केस इस वक्त मेजर जो PTI के और इमरान खान के उनके सामने गए हैं, जिस किस्म का रवैया उनकी जानिब से सामने आया, और ख़ास तौर पर जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर को उन्होंने लेटर लिखा, उस लेटर के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। अगर आपने हमें रिलीफ नहीं दिया तो आप उसको विक्ट्री के तौर पे तो नहीं ले सकते। ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि जिनसे इस वक्त खान साहब की तरफ उनका जो बायस है वो वाज़े नज़र आ रहा है। तो बतौर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस, ये उनको सूट नहीं करता, ये मुनासिब नहीं है। तो इस वजह से अब खान साहब ने खुद उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप मेरे केसेस से अलग हो जाएं। ये किसी भी लिटिगेंट का राइट है कि वो किसी भी स्टेज के ऊपर अपना ये राइट इस्तेमाल करे, और ये खान साहब ने इस्तेमाल किया है। और मेरे ख्याल से एक इशू ये है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल चाहते होंगे अभी जो बेंचेस हैं, अगर एक पार्टी उसको नहीं चाहती कि वो मगर आपके वकला ने क्योंकि नहीं किया, जो सीनियर वकला हैं उन्होंने मुख्तलिफ स्टेजेस पर, फैसल सिद्दीकी साहब ने इस केस में भी नहीं किया, मगर अब जो फैसले भी आए हैं, अगर PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला आया तो उसमें सिर्फ जैसे काजी फ़ैसल नहीं थे, जैसे मोहम्मद अली मजहर, जैसे मुसर्रत हिलाली साहिबा भी थी, और वो एक यूनानिमस जजमेंट था। अगर आप लोगों के खिलाफ फैसले आए हैं या आपके हक में फैसले आए हैं तो दीगर जजेस भी बेंच में शामिल होते हैं। मगर माजी में हमने देखा है कि एतराज़ात ज़रूर हुए हैं। अगर जस्टिस बंदियाल पर होता था, जैसे एजाजुल एहसन, जैसे मुनीब अख्तर पर साथ होता था, एक हमख्याल बेंचेस का कॉन्सेप्ट था, आप दीगर जजेस पर नहीं कर रहे हैं। और अब तो बेंचेस भी जो बनते हैं वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत एक कमेटी बनाती है, जैसे मुनीब अख्तर, जैसे मंसूर अली शाह साथ होते हैं। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन पॉइंट यहाँ पर सिर्फ वो नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर हमारे 12 अहम नौइयत के केसेस सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली फाइल किया गया, तो 12 के 12 के अंदर काजी साहब खुद तशरीफ़ फरमा थे बेंच के अंदर, और जिस किस्म के रिमार्क सामने आए, जिस किस्म के रिजल्ट सामने आए, जिस तरह के आपने देखा कि आधी रात को बल्ले के निशान वाला जो सामने आया था, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी ऊपर हमने सोचा जो आपका रिजर्व सीट का केस है, चलना चाहिए, हमें सिस्टम पर ट्रस्ट का, जो आपका रिजर्व सीट का केस है, जो कि बर्दाश्त की एक लिमिट होती है, तो अब बातें जो हैं वो जाहिर है, मगर साहब जो जाहिर है आपके मुतादिद जजमेंट्स पे टाइम हैज कम कि अब उनको हमारे केसेस से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, और एक तरफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। मतलब आपके जो जजमेंट्स पर एतराज है, सियासी पार्टी का जो एहतराम है या जो उसका मकाम है, वो हरगिज जो है वो उसकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वैसे जाहिर है जो जजमेंट्स है उस पर आपका एतराज़ हो सकता है। जो बल्ले के निशान वाला जजमेंट है वो इंतहाई मुतनाज़ जजमेंट है, एक पार्टी को महरूम किया गया, मगर वो अगेन एक यूनानिमस जजमेंट था 3 जजेस का, ना कि सिर्फ जस्टिस काजी फ़ैसल साहब का। फिर दूसरा जो रिजर्व सीट का आपका केस है, जो कि आपके लिए इंतहाई अहम केस है, उसमें इब्तिदाई बेंच तो 3 रुकनी था, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्लाह। उन्होंने मामला भेजा 3 रुकनी कमेटी को, फिर 3 रुकनी कमेटी जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस काजी फ़ैसल साहब के साथ, उन्होंने फैसला किया कि फुल कोर्ट ये मामला सुनेगा, और फिर एक 13 रुकनी फुल कोर्ट बनता है। तो ये जैसे काजी फ़ैसल साहब का तो अकेला फैसला नहीं है कि वो ये कर रहे हैं। शाहज़ेब साहब, हमें ये 13 रुकनी बेंच के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, हमें सिर्फ उनकी ज़ात से एतराज़ है। देखिए, हमारे जो अर्जेंट नौइयत के केसेस हैं वो हम फाइल करते हैं तो वो 6-6 महीने से पेंडिंग पड़े हुए हैं। हमारे 25 मई की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस है वो पड़ा हुआ है। उसके अलावा हमारे साथ जो लेवल प्लेइंग फील्ड के केस के अंदर जो हुआ, जब हम ये बात करते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ एक जो प्रोसिक्यूशन हमें नज़र आती है वो बतौर जमात है, जब हम ये केसेस लेकर जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप इंडिविजुअल केसेस
उसका आप इंडिविजुअली उसका जो मैकेनिज्म है आप उसको जो है वो इस्तेमाल करें। पुलिस हमारी बात नहीं सुनती, हमारे लोगों को उठाया जाता है, उसके बावजूद हमारे केसेस किसी को नज़र नहीं आते। आज भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मलिक रिजवान है वो गायब किए गए हैं, वो अगवा किए गए हैं, उनके भाई को अगवा किया गया। अजहर मशवानी के भाई जो हैं वो 2 अगवा हैं। इसके अलावा पार्टी के और वर्कर्स, गिल साहब के भाई जो हैं वो अगवा हैं। ये इतनी मैसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हम समझते हैं कि हमें कोई हमारी तरफदारी ना की जाए, हमें किसी किस्म का रिलीफ ना दिया जाए। ये अहम मामला है जो वो तो हमें नजर आए, जो लोग गायब हैं उनका रिजवान साहब हो या जो दीगर लोग हैं जिनके भाई हैं उनका मामला की जानिब से उनका मामला जरूर होना चाहिए। मगर मैं फिर पंजोदा साहब में आपसे ये आपके मामला हल होने चाहिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, किसी को गुमशुदा नहीं होना चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं है। बट अगेन अब 184(3) की जुरिस्डिक्शन के तहत 3 रुकनी कमेटी ये मामला देख सकती है। तो जस्टिस फाइजा साहब के हाथ में अगर ना भी चाहे वो, तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर दोनों मिलकर उन्हें ओवर रूल कर सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ने फैसला करना है, वो दोनों ये काम कर सकते हैं। आप फिर जस्टिस फाइजा साहब पर ही क्यों सवाल उठा रहे हो, 2 से क्यों नहीं मुतालबा कर रहे हो, 2 पे क्यों नहीं सवाल उठा रहे? देखिए ये रिसेंटली हुआ है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उससे पहले की बातें मैं आपको बता रहा हूं कि मतलब उससे पहले तो नहीं पंजोदा साहब, उससे पहले तो चीफ जस्टिस मगर पंजोदा साहब एक सवाल, सिर्फ एक सवाल पंजोदा साहब को आप सेट असाइड कर दें। पंजोदा साहब एक सवाल, एक पंजोदा साहब उससे पहले तो ऑर्डर लेके आ जाएं, तो फिर तो हम बात आपकी सुने। एक सवाल ये कि उससे पहले तो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल थे, जिन्होंने हर बेंच में वो खुद बैठ जाते थे। उन्होंने तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को भी 6 महीने तक सस्पेंड रखा अपनी सरबराही में, अपने इख्तियारात पर बेंच बनाकर। अपनी सास का मामला आया, ऑडियो लीक कमीशन, उन्होंने सस्पेंड रखा। काजी फाइजा साहब, और उन्होंने अपने पूरे टेन्योर में ना फुल कोर्ट इजलास बुलाया ना फुल कोर्ट बनाया। फाइजा साहब ने तो आते ही 15 रुकनी फुल कोर्ट बनाया, अपने इख्तियारात खुद दिए कमेटी को। तो उनके दौर में अगर आप उन्हीं पर एतराज़ कर रहे हैं तो ये एतराज़ क्या बाकी 2 जजेस पर नहीं बनता कि भाई वो उन्हें ओवर रूल कर सकते हैं बाय मेजॉरिटी के? आप करें ना फैसला, जो पीटीआई की शिकायतें हैं उनके ऊपर आप करें, आगे बढ़े। देखिए बात शाहजेब साहब बहुत सिंपल सी है। बात सिंपल इस तरह से है कि एक एतराज़ हमारी जानिब से आया है और वो बेस्ड है सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट के ऊपर। 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया है, रिपोर्टेड जजमेंट है। सब वो जजमेंट नहीं है, सब वो ऑब्जर्वेशन है। जजमेंट में अब अगर मेरी बात साहब आप वकील है, वो आया है, हमने एक राइट अपना इस्तेमाल किया है। अब हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम किसी किस्म की कोई वो इस तरह की बात नहीं कर रहे, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली आप हमारे केसेस से रिक्यूज कर जाएं। हम उनके एहतराम करते हैं, हमने उनके केसेस सुने हैं। अब हमें ये महसूस हो रहा है और ये हमारा राइट है। हमारे राइट से हमें कोई भी ये किसी किस्म की एप्लीकेशन दायर करने से, कानूनी रास्ता अख्तियार करने से, हमने कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर धावा नहीं बोल दिया। हमने कोई नून लीग की तरह उनके दरवाज़ों के ऊपर जाके उनको धमकियां नहीं लगाई जिस तरह से ये मरियम नवाज साहिबा उस वक्त लीड करके वहाँ पहुंची थी। तो ये हम एक कानूनी रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम उनसे मगर इस कानूनी रास्ते आपका किसी पर भी एतराज करने पर जाहिर आपका हक है बिल्कुल, मगर आप वकील हैं खुद। जिस 5 रुकनी बेंच का आप हवाला दे रहे हैं जिसने ये फैसला दिया, एक तो फैसला नहीं है, उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का ऑब्जर्वेशन है और ये लिखा भी यही हुआ है कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने ये ऑब्जर्वेशन दिया। आपको पता है उस 5 रुकनी बेंच में खुद जस्टिस काजी फाइजा साहब भी शामिल थे और वो बेंच इस बात पर बना था कि वजीर आजम इमरान खान ने 50-50 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट फंड्स दे दिए थे जो वो नहीं दे सकते थे और वो आइन के मुताबिक पार्लियामान में पहले ये मामला ले जाने के पाबंद थे। तो बजाय इसके कि इस बात की तहकीकात होती, जस्टिस गुलजार ने ये ऑब्जर्वेशन दे दिया। हालांकि ना उस वक्त अटॉर्नी जनरल ने खुद इमरान खान साहब ने भी एतराज नहीं किया था। तारीख में, आप वकील हैं खुद, कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक साथी जज दूसरे जज के ऊपर ये एतराज उठा दे कि आपको इनके केसेस नहीं सुनने चाहिए, हालांकि खुद पटिशनर ने या खुद आगे से ये एतराज ना आया हो, ना इमरान खान साहब ने एतराज किया था। तो आज तक वकला जस्टिस गुलजार अहमद पर सवाल उठाते हैं कि भैया आपने ये कैसे लिख दिया। और अहम बात यह भी थी कि जस्टिस गुलजार अहमद ने ये करके, क्योंकि चीफ जस्टिस थे, अपनी सुप्रीम कोर्ट पे इस मामले को अपलोड भी कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा से इस मामले को डिस्कस भी नहीं किया, उनके दस्तखत भी नहीं कराए, जो कि रूल के मुताबिक कराना लाजमी था। वकील है, आपको पता है, बाद में फिर एक तफसीली नोट लिखा था फाइजा साहब ने इस पर। देखिए बात सिंपल सी है। उसमें वजह क्या थी? वजह तो आपको मालूम है कि वजह क्या थी। वजह ये थी कि खान साहब ने जब प्राइम मिनिस्टर थे उनके दौर के अंदर काजी साहब के अगेंस्ट उनकी हुकूमत की जानिब से एक रेफरेंस फाइल हुआ था। तो जब एक रेफरेंस उनकी तरफ से फाइल हुआ, अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर काजी साहब ने पब्लिकली भी बात की, उन्होंने लेटर्स भी लिखे, सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ज़ाहिर है वो जो भी चीज़ उस वक्त हुई थी उसका इम्प्लीकेशंस तो रहेंगी। अब बात यह है कि जब 2 राइवल पार्टीज
पार्टीज थी, और वो राइवल पार्टी अगर तब थी तो वो आज भी राइवल पार्टी हैं। और हमने अब अगर पहले अगर ऑब्जेक्शन करनी होती तो इमीडिएटली जब केसेस इनके पास गए तो हम ये करते। हमारे अंदर अगर ये चीज़ होती कि हम काजी साहब को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते या काजी साहब को एज ए चीफ जस्टिस नहीं मानते, हम एहतराम से बात कर रहे हैं, हम अब आज भी एहतराम से बात कर रहे हैं। इस सारे जुल्म और ज़्यादती और जो हमें नाइंसाफ़ी मिली, जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई, उस सब के बावजूद आज भी हम सर झुका कर ये कह रहे हैं कि एक जजमेंट है, एक ऑर्डर है, चाहे आप उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं, लेकिन वो इनफील्ड है। अगर इनफील्ड है तो फिर आपको उसका एहतराम करना चाहिए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे बेंच से उनको, अब बात सिंपल सी है। पंजोर साहब बतौर वकील आप एक बात बताइए, पंजोर साहब बतौर वकील आप एक बात बताइए, केसेस से वो अलग हो पंजोर साहब बतौर वकील आप एक बात बताइए, ये क्या प्रेसिडेंट होगा? वो इंसाफ करेंगे, हमें यकीन है। एक तो क्या प्रेसिडेंट होगा कि एक 5 रुकनी बेंच बैठा हो, उसमें एक जज अपने साथी जज के बारे में कह दे कि आपको इनके केसेस नहीं सुनने चाहिए, और उसके बाद अगर ये रिवायत पड़ गई जो कि दुनिया में कहीं नहीं है कि उसके बाद पार्टी कहे कि आपके साथी जज ने कह दिया तो इसलिए आपको नहीं बैठना चाहिए। लॉ के मुताबिक जज खुद फैसला कर सकता है कि वो किसी केस में बैठेगा या नहीं बैठेगा। डाइसेंडिंग नोट आ सकता था ना जी, आया आपको नोट नहीं आया, आपने एग्री किया। आपने जस्टिस काजी फैसल साहब का डाइसेंडिंग नोट शायद पढ़ा नहीं है, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि गुलजार अहमद ने ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करा दिया मुझसे पूछे बगैर, वरना मैं अपना डाइसेंडिंग नोट देता। उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा नोट लिखा और बताया कि ये ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि एक बेंच के रुकन जो कि मैं था, मुझसे ये ऑर्डर ही डिस्कस नहीं किया गया, मेरे दस्तखत ही नहीं लिए गए। सर बात सिंपल है, अगर आप ये बातें करेंगे तो मैं आपको सिंपल सी एक सवाल मेरा आपकी तरफ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जिस तरह के खतूत लिखे हैं, क्या उनके ऊपर तफ्तीश होनी नहीं चाहिए थी? क्या उनके ऊपर बतौर चीफ जस्टिस जाहिर है एक पूरी पाकिस्तान की जुडिशरी के जो हैं वो एक सरबराह होते हैं, तो एक जिम्मेदारी होती है, हर लिहाज से आपको वो करना होता है। लेकिन जिस तरह से कोल्ड शोल्डर दिया गया, पहले 10 दिन के अंदर उसके ऊपर जिस तरह के रिस्पॉन्सेज मुख्तलिफ किस्म के आए, और उसके बाद भी जब आप देखते हैं कि जजेस ओपनली कंप्लेंट्स कर रहे हैं, सरगोदा के जज ने जो कंप्लेंट की, सरगोदा के जज के स्टेनो ने जो कंप्लेंट की, फिर जस्टिस सरगोदा के जज का मामला टेकअप किया है, जो लेटर लिखा, लाहौर हाई कोर्ट लेटर को टेकअप नहीं किया गया। अब जरा सुन लीजिएगा ना, मैं फिर आपसे ये कहूंगा ना कि मामला फिर 3 रुकनी कमेटी के पास है, वो बहुत सारे मामला पाकिस्तान के सबसे अहमियत के वही मामलात हैं, सिर्फ वो मामलात इंपॉर्टेंट हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो है वो सरगोदा करना है। तो अगर इस तरह का माहौल होगा तो हम किस तरह से अपना जो है कॉन्फिडेंस। पंजोरा साहब, सरगोदा के जज का मामला लाहौर हाई कोर्ट में है क्योंकि उनकी जुरिस्डिक्शन है। 6 जजेस के मामले पर फैसल साहब ने सू मोटो लिया हुआ है और इस मामले को हर हाल में मुंतक के अंजाम तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल ये बहुत ही अहम मामला है, 6 जजेस के मामले को नहीं इग्नोर किया जा सकता। ये तो हुआ है, कब फिक्स होगा? सब फिक्स हुआ था, 7 मई को आखिरी समाअत भी हुई थी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली अनअवेलेबल हुई, उनके हार्ट का इशू था, अब वो अवेलेबल हैं, मामले को हल होना चाहिए, मुंतक के अंजाम तक पहुंचना चाहिए। मगर अब जितने भी मामला हैं उसमें सारी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब पर डाल रहे हैं। आपको कमेटी मेंबरान पर, दीगर जज पर कोई एतराज नहीं, बेंच बनाने के लिए उसके बाद बाकायदा तौर पर फिक्सेशन के लिए तो मगर इस आप तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आ गया ना। ये मामला जस्टिस बदियाल के दौर में शुरू हुआ, उन्होंने टेकअप नहीं किया, जजेस ने शिकायत की, नहीं टेकअप किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, मौजूदा चीफ जस्टिस को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मगर आप ये कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी जस्टिस काजी फैसल साहब की है, बाकी जो कमेटी के 2 मेंबरान हैं उनकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और इसको अब बार बार आपके वकला भी दोहराएंगे आइंदा के केसेस में। काजी साहब के ऊपर ही इतराज है और जो आज वाज़ेह तौर पर लिखा गया खान साहब की तरफ से।